तो चैप्टर 2 पार्ट 3 कल हमने डिस्कस किया था कि हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के साथ कैसे काम कर सकते हैं पीएचपी के अंदर। हमने डिस्कस किया कि क्लासेस क्या हैं, इनका कैसे आप यूज़ कर सकते हो, डेटा ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, एक्शंस क्या हैं, कंस्ट्रक्टर्स क्या हैं। अब यही सारे कॉन्सेप्ट्स आई होप कि आप सब लोगों ने इसकी प्रैक्टिस कर ली होगी। यही सारे कॉन्सेप्ट्स को हम लेके चलेंगे और हमारा डेटाबेस का कनेक्शन अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम के अंदर राइट करेंगे, राइट। सो अब क्योंकि हम डेटाबेस के ऊपर काम कर रहे हैं तो हम अपनी क्लास का नाम रख लेते हैं डेटाबेस। ओके, अब हमने यहाँ पे डिसाइड करना है कि हमारे डेटा वेरिएबल्स क्या हैं या क्या होंगे और हमारे एक्शंस क्या होंगे। हमने कल बात की थी कि हमने एक कनेक्शन स्ट्रिंग का यूज़ करके अपनी एप्लीकेशन को डेटाबेस के साथ कनेक्ट करना होता है। तो पहली चीज़ हम क्या यूज़ करते हैं, यहाँ पे हम कमेंट में लिख रहे हैं हमारे पास एक कनेक्शन स्ट्रिंग होता है जिसका यूज़ करके हम एप्लीकेशन से कनेक्ट करते हैं, डेटाबेस को एप्लीकेशन से कनेक्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज़ होती है कि हम फिर जब हमारी एप्लीकेशन कनेक्ट हो जाती है डेटाबेस से तो डेटाबेस से हम क्यूरीज करते हैं, क्यूरी करते हैं। अगर आप डेटाबेस से किसी भी चीज़ को निकाल रहे हो, ऐड कर रहे हो, कुछ भी इस तरह का कर रहे हो तो आप इस चीज़ को कहते हो कि आप डेटाबेस से क्यूरी कर रहे हो, ठीक है। तो सेकेंड चीज़ क्यूरी। अभी बेसिक लेवल पे लेके चलते हैं। हमें पता है कि कनेक्शन स्ट्रिंग एक वेरिएबल है। क्यों वेरिएबल है? क्योंकि एक स्ट्रिंग है जिसका यूज़ करके आप अपने डेटाबेस के साथ कनेक्ट कर सकते हो। ये स्ट्रिंग चेंज भी हो सकता है, लेकिन एक्शन हमारा क्यूरी ही रहेगा क्योंकि किसी भी डेटाबेस के साथ आपने क्यूरी ही करनी है। आप डेटा निकाल रहे हो, आप यू आर डूइंग अ क्यूरी, राइट। सो हम कह सकते हैं कि हमारे पास एक फंक्शन होगा जिसका हम नाम रखेंगे क्यूरी और एक डेटा वेरिएबल होगा जिसका नाम हम फॉर एग्जाम्पल कनेक्शन रख देंगे, राइट। सो हम इसके ऊपर अभी काम करते हैं। हम कहते हैं कि हमारे पास एक पब्लिक वेरिएबल है कनेक्शन, जो कि अभी अनइनिशियलाइज्ड है, हम इसको इनिशियलाइज करेंगे और हम यहाँ पे एक लास्ट पे कह देंगे कि हमारे पास एक पब्लिक फंक्शन है जिसको हम क्यूरी का नाम दे रहे हैं। क्यूरी का क्या मतलब है कि आप डेटाबेस से कोई ना कोई चीज़ परफॉर्म कर रहे हो। अब जो हमारा कल वाला सारा का सारा कोड था इसको ज़रा हम अनकमेंट करके नीचे लेके आते हैं कि इसके अंदर क्या था। इस सारे कोड को मैं क्यूरी के अंदर अभी पेस्ट कर रहा हूँ। सो अब ध्यान से देखेंगे ये कोड क्या कर रहा है। ये एक डीएसएन स्ट्रिंग को ले रहा है। आपके डीएसएन क्या है कि आपके ये स्ट्रिंग के लिए एक इंफॉर्मेशन है, राइट, जिसकी ज़रिए आपने बेसिकली डेटाबेस से कनेक्ट होना है। उसके बाद ये बता रहा है कि आपका जो डेटाबेस का यूज़र नेम है उसका स्ट्रिंग है रूट, यानी कि यूज़र का नेम जो है वो रूट है और आपने पीडीओ ऑब्जेक्ट के अंदर इन दोनों इन्फॉर्मेशन को, इन दोनों स्ट्रिंग्स को पास किया ताकि आपका एक कनेक्शन बिल्ड हो सके। सो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो पीडीओ ऑब्जेक्ट से मुझे स्ट्रिंग मिल रहा है ये बेसिकली मेरा कनेक्शन का काम कर रहा है, राइट। तो मैं इसको थोड़ा सा अगर चेंज करूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये दिस कनेक्शन के इक्वल हो जाएगा। जब मैं क्यूरी फंक्शन को फॉर एग्जांपल रन करूँगा तो ये दोनों चीज़ें होने के बाद जो मुझे वैल्यू मिलेगी पीडीओ ऑब्जेक्ट से वो कनेक्शन के इक्वल हो जाए, राइट। और उसके बाद लास्ट में हम क्या करेंगे, अब क्योंकि ये कनेक्शन की इक्वल हो गई है ये पीडीओ ऑब्जेक्ट, तो हम यहाँ पे अपने पीडीओ का यूज़ नहीं करेंगे, हम यहाँ पे दिस कनेक्शन का यूज़ करेंगे जो कि पीडीओ ऑब्जेक्ट ही है और उससे प्रिपेयर करेंगे ये वाला स्ट्रिंग। फिर हमने उसको स्टेटमेंट के अंदर स्टोर कर दिया, फिर स्टेटमेंट से हमने एग्जीक्यूट कर दिया और लास्ट पे हमने पोस्ट को निकाल दिया। बेसिकली यहाँ पे हमें पोस्ट निकालने की ज़रूरत नहीं है। राइट नाउ जस्ट लेट्स से कि हम पोस्ट को रिटर्न कर रहे हैं। डेटा तो यही है ना, स्टेटमेंट फेच ऑल, ये डेटा है जो कि ऑब्जेक्ट की फॉर्मेट में या अरे की फॉर्मेट में हमें रिटर्न होगा और इस चीज़ को हम रिटर्न कर देंगे। अभी हम एट दिस स्टेज इस चीज़ को परफॉर्म करके देखते हैं। हम कहते हैं कि हमारे पास पोस्ट्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे पास एक डेटाबेस की इंस्टेंस है, न्यू डेटाबेस। अब यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बन गया है जिसको हमने डीबी ऑब्जेक्ट कहा है। डीबी ऑब्जेक्ट के ऊपर मेरे पास एक कनेक्शन वेरिएबल है और एक क्यूरी का फंक्शन है। पोस्ट को इक्वल करके मैं कह देता हूँ
DB क्यूरी। अगर मैं इसको कॉल करता हूं तो क्या होगा, ये DSN ये पास करेगा वीडियो के अंदर, जो भी डेटा ऑब्जेक्ट बनेगा वो ये बना देगा, उसके इक्वल कर देगा कनेक्शन के। यानी कि इस इंस्टेंस के अंदर, इस DB इंस्टेंस के अंदर जो मेरा कनेक्शन है वो इक्वल है उस वीडियो ऑब्जेक्ट के जो रिटर्न हुआ है मेरी इंफॉर्मेशन देने के बाद। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने कह दिया कि ये वाला जो अभी एट दिस करंट स्टेज ये ऑब्जेक्ट जो है मेरा कनेक्शन का, इससे एक प्रिपेयर करो आपका एक क्यूरी, उस क्यूरी को इक्वल कर दो स्टेटमेंट के, उस क्यूरी को फिर एग्जीक्यूट करो, फिर उस क्यूरी के अंदर से कुछ फेच करो और उस चीज़ को रिटर्न कर दो। तो यहाँ पोस्ट के अंदर कुछ ना कुछ अभी रिटर्न हुआ है, कुछ अरे हुई है या ऑब्जेक्ट हुआ है, ये चेक करते हैं। DD फंक्शन को कॉल किया हमने, पोस्ट को अपना किया प्रिंट किया, ब्राउज़र पे गए, जैसे ही हम रीलोड करते हैं और नीचे आते हैं यहाँ पे एरर आ रहा है, वो कह रहे हैं अनडिफाइंड कांस्टेंट DB, राइट। अनडिफाइंड कांस्टेंट क्यों है, क्योंकि मैंने यहाँ पे $साइन नहीं लगाया। अब अगर इसको रीलोड करते हैं तो हमें एक रिटर्न हो रही है अरे, जिससे हमें डेटाबेस से सामान सारा हमारा रिटर्न हो रहा है, एक्सरसाइज वगैरह, फिर हमारी सना यूसुफ वाला जो एक्ट हमने कल देखा था, और लास्ट में वर्चुअल यूनिवर्सिटी वाला पोस्ट रिटर्न हो रहा है, राइट। अब इसको थोड़ा सा और बेहतर करते हैं। जिस तरह हमने कल कंस्ट्रक्टर की बात की थी, मैं चाहता हूँ कि ये जो इन्फॉर्मेशन है ये ऑटोमेटिकली मेरी बिल्ड हो जाए। ठीक है, मुझे ये खुद लिखनी ना पड़े, मेरी क्यूरी के अंदर ये चीज़ें ना आए, ये ऑटोमेटिकली बिल्ड हो जाए। तो हम यहाँ से इस चीज़ को कट करते हैं, ऊपर हम अपना एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन लिखते हैं। हम कहते हैं पब्लिक फंक्शन कंस्ट्रक्ट इन तीनों चीज़ों को यहाँ पे ऐड करते हैं। एज ऑफ नाउ ये दोनों चीज़ें काम करेंगी। हो क्या रहा है, जब मैं अब न्यू डेटाबेस कह रहा हूँ तो ये वाला DB इंस्टेंस जो है ये इन चीज़ों के साथ आ रहा है। ठीक है, ये कह रहा है बाय डिफ़ॉल्ट कि कनेक्शन जो है आपका वो इस PDO ऑब्जेक्ट के इक्वल है। ठीक है, अब डायरेक्टली क्या होगा, अब इसके अलावा मैं क्या कर रहा हूँ, अगर मैं क्यूरी पे अभी कॉल करूँ तो बिल्कुल सेम रिजल्ट आएंगे, हमने कोई ऐसा चेंज नहीं किया। ठीक है, बिल्कुल हमें सेम रिजल्ट मिल रहा है। अब मैं जो चेंज करना चाह रहा हूँ वो ये है, हर दफ़ा मेरी क्यूरी ये वाली नहीं होगी, मैं कभी कभार ये भी कह सकता हूँ कि मुझे टाइटल चाहिए सिर्फ। ठीक है, कभी कभार मैं इसके अलावा कुछ कह सकता हूँ, मेरे पे डिपेंड करता है, हमेशा मेरी क्यूरी ये नहीं होगी, बस मेरा कहने का मतलब ये। तो क्यों ना हम इस चीज़ को डायनामिक बना लें, हम कह देते हैं कि हमारी जो क्यूरी है वो डायनामिक है, तो इसके अंदर हम क्यूरी पास कर देंगे। और जो चीज़ हमने यहाँ से कट की है, अगर मैं वो स्ट्रिंग यहाँ पे पास कर दूँ तो क्या एक ही बात है, ऑब्वियसली बिल्कुल एक बात है। ठीक है, लेकिन अब डिफरेंस क्या है, मैं उसी फंक्शन का यूज़ करके डिफरेंट क्यूरीज एज एन आर्गुमेंट पास कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मैं टाइटल कहता हूँ, यहाँ पे रीलोड करता हूँ तो अब मुझे सिर्फ टाइटल शो हो रहा है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे डिस्क कहता हूँ, डिस्क्रिप्शन, आई थिंक मैंने डिस्क्रिप्शन लिखा था, नहीं डिस्क्रिप्शन नहीं लिखा था, तो टेबल प्लस के अंदर आते हैं, हमने बॉडी लिखा था, सेलेक्ट बॉडी फ्रॉम पोस्ट, तो यहाँ पे हमें उसकी बॉडी मिल जाती है, राइट। अब इसी तरीके से हम इसको और भी फर्दर ऑन डायनामिक क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन एज ऑफ नाउ आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। ये हमारा बेसिक क्लास मेथड डेटाबेस है जिसके जरिए हमने अपनी एप्लीकेशन को डेटाबेस से कनेक्ट किया है। अब इसमें फ़ायदा आपको क्या है कि आप अगर एक एप्लीकेशन में एक से ज़्यादा डेटाबेसेस से काम करना चाह रहे हो तो आप सिंपली एक और इंस्टेंस उसकी क्रिएट कर लोगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं कह सकता हूँ कि मैं ये मेरी एक डेटाबेस है MySQL और एक मेरी डेटाबेस है MongoDB, Mongo, राइट। अब आपको यहाँ पे ये चीज़ भी देखनी पड़ेगी कि अगर मुझे MongoDB में काम करना है तो मुझे इस DSN को भी ऑब्वियसली फिर मुझे डायनामिक करना पड़ेगा, मुझे इस यूज़र नेम को भी डायनामिक करना पड़ेगा, तो ये चीज़ें भी आपने देखनी है। तो हम क्या करेंगे इसके लिए, अब ये भी हमें पता लग गया कि हमने क्या अचीव करना है। हम सिंपली इस कंस्ट्रक्टर के इन तीनों वैल्यूज़ को कर देंगे डायनामिक। सो यहाँ पे हम लिखेंगे कि
जो मेरा DSN है फॉर एग्जांपल वो भी डायनामिक है। इसके अलावा हम लिख सकते हैं कि हमारा जो यूज़र नेम है वो भी डायनामिक होगा। डिफरेंट डेटाबेसेस में डिफरेंट यूज़र नेम हो सकते हैं। इसी तरीके से लास्ट पे हम कह सकते हैं, हमने कल बात की थी कि आपकी डेटाबेस का कोई पासवर्ड भी हो सकता है। हमने कोई पासवर्ड नहीं रखा था लेकिन हो भी सकता है, ठीक है। तो हम बाय डिफ़ॉल्ट कह देते हैं कि यहाँ पे पासवर्ड हो सकता है। अगर कोई यूज़र नहीं ऐड करता तो एक एम्प्टी स्ट्रिंग एज अ पासवर्ड वहाँ पे ऐड कर दो। और यूज़र नेम हो भी सकता है, अगर कोई यूज़र ऐड नहीं करता तो बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम उसका रूट होगा, ठीक है। यहाँ पे इस तरह हमारा काम ठीक करेगा ये। हमें सिर्फ अब यहाँ से इस चीज़ को कॉपी करना है एज ऑफ नाउ, और इस यूज़र को हम इक्वल कर सकते हैं यूज़र नेम के, और DSN को हम इक्वल कर सकते हैं जो भी DSN इसमें पास होगा, राइट। सो यहाँ पे अब न्यू डेटाबेस के अंदर हमने क्या चीज़ें पास करनी है। एक तो मैंने अपना स्ट्रिंग पास कर दिया, उसके बाद मुझे और कुछ पास करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं पास करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ, अगर मैं नहीं करूँगा तो बाय डिफ़ॉल्ट मेरी ये वाली वैल्यूज़ आएंगी। अभी भी हमारा सेम तरीके से वर्क करेगा। मैं रीलोड करता हूँ, बिल्कुल सेम तरीके से मुझे वो सारा कुछ आ जाता है। अब जो मैंने चीज़ करनी है वो ये है कि क्यों ना हम इतना लंबा जो ये चीज़ पास कर रहे हैं इसके बदले एक रे पास कर दें जिसको ये ऑटोमेटिकली हैंडल कर ले। इसकी बेसिकली कन्फिगरेशन बना लें हम एक। तो मैं यहाँ पे इसी के अंदर आके एक अर्रे बिल्ड कर रहा हूँ जिसको मैं कह रहा हूँ कन्फिग, और इसको एक दफ़ा यहाँ पे पेस्ट करते हैं। हमारी जो डेटाबेस है वो क्या है, हमारी डेटाबेस है MySQL। हमारा जो होस्ट है वो क्या है, लोकल होस्ट। हमारी जो पोर्ट है वो ये है। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। हम कहते हैं कि हमारी जो होस्ट है, एक एसोसिएटिव अरे है ये, वो लोकल होस्ट के इक्वल है। उसके बाद जो हमारी पोर्ट है वो इक्वल है 3306 के। लास्टली हमारा जो डेटाबेस है उसका नाम क्या है, उसका नाम है माई ऐप। और करेक्टर सेट जो है हमारा वो है UTF-8 MB4, राइट। सो अब इस चीज़ से हमें फ़ायदा क्या होगा, इस चीज़ से हमें फ़ायदा ये होगा कि हो सकता है मुझे जब किसी और डेटाबेस के साथ काम करना पड़े तो बस मैं मेरी कन्फिग चेंज करके उसके अंदर वो वाली कन्फिग ऐड कर दूँगा, ठीक है। सो अब हमें क्या करना होगा, अब हम ज़रा इस PDO ऑब्जेक्ट के अंदर जाते हैं जो हमें PHP पहले से प्रोवाइड करता है। हमने कल यही बात की थी ना कि अगर हम न्यू कीवर्ड का यूज़ कर रहे हैं इसका मतलब ये है कि PDO एक क्लास है। यहाँ पे हम न्यू कीवर्ड का यूज़ कर रहे हैं तो डेटाबेस एक क्लास है जो मैंने बनाई है। इसी तरीके से PDO भी एक क्लास होगी। तो हम यहाँ पे PDO क्लास के अंदर जाने की कोशिश करते हैं किसी तरीके से। अगर नहीं जा पा रहे हम यहाँ पे सर्च कर लेते हैं PHP PDO क्लास। तो जिस चीज़ को मुझे देखना है वो ये है कि ये क्लास क्या क्या एक्सेप्ट क्या क्या करती है। अब अगर हम यहाँ पे देखें जो PDO क्लास कंस्ट्रक्टर काम करता है ना, हमने जब डेटाबेस के अंदर अपना कंस्ट्रक्टर हमने बिल्ड किया है तो इसी डेटाबेस के अंदर हम चीज़ें पास करते हैं। तो PDO का भी ये कंस्ट्रक्टर है। तो कंस्ट्रक्टर फंक्शन के अंदर अगर हम देखते हैं तो वो कह रहा है कि पहला स्ट्रिंग जो वो एक्सेप्ट करेगा वो DSN होगा। दूसरा स्ट्रिंग जो वो एक्सेप्ट करेगा वो होगा आपका यूज़र नेम। तीसरा स्ट्रिंग वो जो एक्सेप्ट करेगा वो होगा आपका पासवर्ड। और चौथा स्ट्रिंग वो जो एक्सेप्ट करेगा वो होगा आपकी अर्रे यानी कि ऑप्शंस। अब हम इसके साथ कैसे काम कर सकते हैं हमने ये देखना है। अब यहाँ पे जो हमें चीज़ समझ आ रही है, जैसे हम पहले काम कर रहे थे न्यू PDO ऑब्जेक्ट में हमने पहला जो स्ट्रिंग ऐड किया था वो था DSN हमारा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि मुझे अब इस कन्फिग से पहले तो एक DSN दोबारा से बिल्ड करना होगा। अब एक तरीका तो ये है कि मैं इन सारी चीज़ों को कंकैटिनेट कर लूँ, ठीक है, एक ही बात है। फिर एक तरीका ये है कि मुझे एक पहले से PHP
एक मेथड देता है जिसको आप कहते हो HTTP बिल्ड क्यूरी, ठीक है। अब इससे क्यूरी से मतलब क्या होता है, कोई भी आपकी क्यूरी होती है ना जो, वो होती है कुछ इस तरह की, मैं कमेंट में लिख रहा हूँ फॉर एग्जांपल http://example.com। अब ये जो .com के बाद ये चीज़ आ रही है ना, इसको आप क्यूरी कहते हो, ठीक है। अगर आपको नज़र नहीं आ रहा, example.com के बाद ये जो चीज़ आती है इस चीज़ को आप क्यूरी कहते हो। फॉर एग्जांपल ID = 1, फिर क्वेश्चन मार्क आता है या एंड आता है, पासवर्ड = 1 2 3, फिर एंड आता है, ईमेल = ibsham@gmail.com। इस तरह की एक क्यूरी होती है, ठीक है। डिफरेंस सिर्फ ये है इस क्यूरी के अंदर और मेरे स्ट्रिंग के अंदर कि मेरा जो सेपरेटर है वो डिफरेंट है। यहाँ पे जो इन तीनों इन्फॉर्मेशन को सेपरेट कर रहा है वो है एक एंड ऑप्शन, ठीक है, एंड का वर्ड। और मेरी साइड पे जो मुझे सेपरेट कर रहा है मेरे स्ट्रिंग को वो है एक सेमीकोलन, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, सिंपली जैसे हमने अभी देखा पीडीओ ऑब्जेक्ट की स्पेसिफिकेशन को, हम इस PHP बिल्ड क्यूरी की स्पेसिफिकेशन को देखते हैं। अगर मैं इसके अंदर आता हूँ तो हमें वो कहता है कि ये एक अर्रे एक्सेप्ट करता है, यानी कि हमारे पास अर्रे तो है, हमारे पास डेटा भी है, ठीक है। नेक्स्ट वो कह रहा है ये एक प्रीफिक्स एक्सेप्ट करता है, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, बाय डिफ़ॉल्ट ये एम्प्टी स्ट्रिंग है, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, हम इसका यूज़ भी नहीं करेंगे। लेकिन तीसरे वो कह रहे हैं तीसरी चीज़ जो एक्सेप्ट करता है ये है सेपरेटर। सेपरेटर का मतलब क्या है, ये जो दरमियान में एंड वाली चीज़ है ना, ये इसको एक्सेप्ट करता है, ठीक है। हमने इसको चेंज करना है, हम क्या करेंगे, इसके अंदर सिंपली कन्फिग को ऐड करेंगे जो मैंने ऊपर लिखी है। बारी बारी ये इन चीज़ों को देखेगा, इनको पकड़ेगा। बाय डिफ़ॉल्ट ये कन्फिग, अगर सिर्फ मैं इतना से ऐड करता हूँ ना, बाय डिफ़ॉल्ट ये दरमियान में एंड का सिंबल डाल देगा। यहाँ हो सकता है कुछ भी ना डाले क्योंकि यहाँ पे नल लिखा हुआ है। तो हम यहाँ पे पहले इस फंक्शन किसको करते हैं, इसको कह देते हैं DSN, और इसको हम यहाँ से करते हैं प्रिंट DSN। जैसे ही इसके ऊपर हम जाते हैं तो यहाँ पे वो कह रहा है होस्ट लोकल होस्ट एंड पोर्ट इतना एंड DB नेम इतना। अब हमने जिस तरह बात की थी कि स्ट्रिंग के अंदर वो क्या करेगा, अगर आप कुछ भी नहीं डालोगे तो दरमियान में एंड डाल देगा, ये सेपरेटर है इसका, ठीक है। हमने देखा कि दूसरे आर्गुमेंट के अंदर वो एक प्रीफिक्स को एडजस्ट कर रहा था और थर्ड आर्गुमेंट में वो कह रहा था कि आप एक सेपरेटर ऐड कर सकते हो। हमें कौन सा सेपरेटर चाहिए, हमें चाहिए सेमीकोलन एज ए सेपरेटर। तो मैं सेमीकोलन ऐड करता हूँ स्ट्रिंग के हिसाब से, और अब देखते हैं कि हमारा ये ठीक होता है कि नहीं। तो अब आ रहा है होस्ट = लोकल होस्ट पोर्ट, हमारा स्ट्रिंग हमें मिल गया है, राइट। एक फंक्शन की वजह से हमारा पूरा स्ट्रिंग क्रिएट हो गया। अब ऊपर वाले स्ट्रिंग के अंदर और नीचे वाले स्ट्रिंग में फ़र्क क्या है कि मेरे स्ट्रिंग के स्टार्ट पे बस MySQL नहीं लिखा हुआ, राइट। सो हमें सिर्फ ये चीज़ अब चाहिए। हम करते क्या है, DSN से पहले यहाँ पे लिख देते हैं MySQL : और इन दोनों को कंकैटिनेट कर देते हैं। अब हमारा स्ट्रिंग पूरा बन गया है, DSN तैयार हो गया है। अब इन दोनों चीज़ों को हमने इसके अंदर ऐड किया, यहाँ से ये दो चीज़ें जो हमने लिखी थी अभी एटलीस्ट वो निकाल देते हैं, ठीक है। अब दोबारा से इसको रन करने की कोशिश करते हैं और यहाँ पे एक एरर आ गया कि यूज़र नेम अनडिफाइंड है। यूज़र नेम किधर लिखा हुआ है, राइट हेयर, इसको रूट लिख देते हैं। जैसे रीलोड करते हैं तो दोबारा से हमारी चीज़ें काम कर रही हैं। हमारा जो DSN हमने क्रिएट किया है अपने HTTP बिल्ड क्यूरी से वो वर्क कर रहा है। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, मुझे ये कन्फिग जो है मेरी ये चेंज हो सकती है। अगर राइट नाउ अभी मैं डेवलपमेंट सर्वर में काम कर रहा हूँ। डेवलपमेंट सर्वर का मतलब अगर किसी को नहीं पता तो डेवलपमेंट का मतलब ये होता है अभी मैं काम कर रहा हूँ अपने कंप्यूटर पे, जब मैं इस चीज़ को डिप्लॉय कर दूंगा ना किसी सर्वर पे तो ये पोर्ट ये नहीं रहेगी, ना ही ये होस्ट मेरा ये रहेगा,
DB नेम मेरा यही रहेगा ऑब्वियसली, लेकिन ये दो चीज़ें हैं जो ये चेंज हो जाएंगे। तो मुझे मेरे डेवलपमेंट सर्वर के लिए और डिप्लॉयमेंट सर्वर के लिए ये दोनों चीज़ें पहले से पता होनी चाहिए कि मैंने क्या चेंजेस परफॉर्म करना है। सो हम करेंगे क्या, इस चीज़ को कंस्ट्रक्टर के अंदर एज अ कन्फिग पास कर देंगे ताकि डिफरेंट तरीके से मैं काम कर सकूं। अब इसको मैं कट कर देता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे लिख के इस चीज़ को एज ऑफ नाउ मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, लेकिन बाद में हमने इसकी अलग फाइल क्रिएट करेंगे। मैं आपको सिर्फ डिफरेंट तरीके बता रहा हूँ जिससे आप काम कर सकते हो, अदरवाइज तो जो हमने पहले किया था फंक्शनली वो भी वर्क कर जाता है। इसमें कन्फिग को जैसे ही पास करते हैं तो ये अगेन वर्क कर रहा है, तो क्यों ना हम इस कन्फिग की एक अलग से फाइल बना लें। हम यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे लिखेंगे config.php, और आपको ये कन्फिग मेजरली जो भी बड़े प्रोजेक्ट्स होंगे आपको वहाँ पे नज़र आएंगे। ठीक है, अब एक तरीका तो ये है कि मैं यहाँ पे लिखूँ PHP और ऐसे कुछ कर दूँ, ठीक है, और वहाँ पे मैं ये रिक्वायर कर लूँ, ये सारी फाइल मुझे मिल जाएगी। एक तरीका ये है कि मैं इसको रिटर्न कर दूँ इस अरे को, ठीक है। अब जब भी इस फाइल को मैं रिक्वायर करूँगा तो ये अरे रिटर्न होगी, ठीक है, कीप दिस इन माइंड। इंडेक्स पे आए, config इज इक्वल टू रिक्वायर config.php। पहले इसको dd करके देखते हैं कि प्रिंट क्या हो रहा है। dd config, रीलोड किया तो यहाँ पे हमें ये वाली अरे रिटर्न हो रही है, राइट। सो नेक्स्ट अब हमने क्या करना है, डायरेक्टली आप इस अरे को अंदर पास भी कर सकते हो, करके देख लेते हैं। रीलोड किया, अगेन आपका वर्क कर रहा है सारा कुछ, ठीक है। सो अब हमें क्या फ़र्क पड़ गया है इस फाइल से। अगर मुझे फॉर एग्जांपल, अभी तो मैं डेवलपमेंट सर्वर में ना, अगर मुझे इन फ्यूचर डिप्लॉयमेंट सर्वर बिल्ड करना है तो मुझे सिंपली क्या करना होगा, इस अरे के अंदर एक दूसरी अरे बनानी होगी। यानी कि एक अरे के अंदर मैं लिख दूंगा, यहाँ पे लिख दिया मैंने फॉर एग्जांपल डेफ, मेरी डेवलपमेंट अरे जो है वो ये बन जाएगी, और इसी तरीके से एक कॉमा डाल के मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे डिप्लॉयमेंट अरे, या सर्वर आप इसको कह देते हो मोस्टली, और यहाँ पे मेरा सर्वर का डेटा आ जाएगा। राइट नाउ हमारे पास नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर हम ऐसे काम करेंगे। तो अब भी इस चीज़ को हम दोबारा से रिटर्न कर देते हैं। इंडेक्स पे आते हैं, हमारा सारा कुछ वैसे ही काम कर रहा है। आई होप अभी तक जितना किया आपको इस चीज़ की समझ आई होगी। हमने क्या किया है, डेटाबेस के ज़रिए हमने कनेक्शन बिल्ड किया है अपना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन के अंदर। हमने किया क्या है, हमने किया है एक कंस्ट्रक्टर बिल्ड। जब भी हम डेटाबेस क्लास को कॉल करते हैं तो हमारा DSN ऑटोमेटिकली बिल्ड हो जाता है, जो भी कन्फिग हम उसको देते हैं उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अच्छा, अब हम कन्फिग में जाते हैं। क्यों ना इसके अंदर हम अपना रूट भी ऐड कर दें, यूज़र नेम इसके अंदर ऐड करें, या फिर आई एम सॉरी इसके अंदर ऐड करें, या फिर यहाँ पे ऐड कर दें यूज़र और पासवर्ड, कुछ इस तरह कर लेते हैं। सो अब मुझे कन्फिग के साथ यहाँ पे सिर्फ रूट ऐड करना है और इसके साथ एम्प्टी स्ट्रिंग ऐड करना है। मैं नहीं भी ऐड कर सकता हूँ वैसे, अगर मैं यहाँ पे डिफ़ॉल्ट लगा दूँ तो मुझे अब ऐड करने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। अभी भी ये दोनों चीज़ें बिल्कुल सेम तरीके से काम करेंगी। मुझे सिर्फ करना ये है, मेरे यूज़र के अंदर इसको यूज़र के इक्वल कर देना है। मैं ये कर सकता हूँ, अदरवाइज़ इसको दोनों को निकाल दूंगा तो यही वाला पैरामीटर यहाँ पे आ जाएगा एज अ डेटा। वापस आते हैं, रीलोड करते हैं, अगेन वैसे ही काम कर रहा है। आई थिंक काफ़ी ज़्यादा अभी तक कवर हो गए। आप पहले ये सारी चीज़ें जो अभी तक हमने की हैं इसको प्रैक्टिस करें, फिर नेक्स्ट एपिसोड में हम डिस्कस करते हैं कि हम इसको और डायनामिक कैसे कर सकते हैं। वेलकम बैक। एपिसोड 21 के अंदर हम डिस्कस करते हैं कि आप अपने PDO ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा और डायनामिक कैसे बना सकते हो। अब अगर सबसे यहाँ पे जो हमें छोटी सी प्रॉब्लम नज़र आ रही है वो ये कि जब भी हम कोई चीज़ फेच करते हैं ना, तो हमें बताना पड़ता है कि हमें उसका रिटर्न रिजल्ट एक एसोसिएटिव अर्रे की फॉर्मेट के अंदर चाहिए। मैं चाहता हूँ कि मुझे ये बार बार बताना ना पड़े,
ऑटोमेटिकली मेरी क्यूरी मुझे जो रिजल्ट रिटर्न करे वो एसोसिएटिव अरे के अंदर ही करे। सो हम ये कर सकते हैं पीडीए ऑब्जेक्ट की कॉन्फ़िगरेशन अरे के ज़रिए। अगर हम अपने आते हैं माइक्रोसॉफ्ट एज के ऊपर और यहाँ पे सर्च करते हैं अगेन पीडीओ क्लास को PHP, तो इसके मैनुअल के अंदर हमें कंस्ट्रक्टर कौन कौन से पैरामीटर्स दे रहा है। वो कह रहा है डीएसएन पास कर सकते हो, हमने डीएसएन पास कर दिया है। यूज़र नेम पास कर सकते हो, हमने यूज़र नेम भी पास कर दिया है। ठीक है, हमने पीडीओ ऑब्जेक्ट में डीएसएन भी पास कर दिया है, यूज़र नेम भी पास कर दिया। उसके बाद वो कह रहा है कि आप पासवर्ड पास कर सकते हो, तो हम पासवर्ड भी कर देते हैं, कोई मसला नहीं है। जो पासवर्ड हम एज आ आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट कर रहे हैं उसी पासवर्ड को यहाँ पे पास कर देते हैं। लास्ट वो कह रहा है आप यहाँ पे एक अरे पास कर सकते हो। ये वही कन्फिग्रेशन एरे है जिसकी मैंने अभी बात की है। इस अरे के अंदर आप अपनी कन्फिग्रेशन दे सकते हो कि आपने जो रिटर्न डेटा है वो कैसा आपको आना चाहिए, और भी काफ़ी ज़्यादा कन्फिग्रेशन बता सकते हो। लेकिन एज ऑफ नाउ हम क्या करेंगे कि हम इसमें एक अरे पास करेंगे और हम यहाँ पे एक कांस्टेंट का यूज़ करेंगे, पीडीओ कांस्टेंट का। तो कांस्टेंट्स को एक्सेस करने के लिए आप डबल कॉलन्स का यूज़ करते हो। कांस्टेंट्स क्या होते हैं? कांस्टेंट बेसिकली किसी भी क्लास के ऐसे वेरिएबल्स ही होते हैं, लेकिन वो कांस्टेंट्स होते हैं, उनकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। अगर आप ऊपर आओ तो यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा कांस्टेंट्स मिलते हैं, राइट। हमें यहाँ पे चाहिए आपका फेच का डिफ़ॉल्ट मॉड। तो उसके लिए यहाँ पे अगर आपको ये कांस्टेंट नज़र आ रहा है, हमने अरे के अंदर बताना है कि हमारी जो अरे का डिफ़ॉल्ट फेच मोड है उसकी वैल्यू इक्वल होगी हमारे फेच एसोसिएट के। ठीक है, ताकि डिफ़ॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट जब भी वो फेच करे तो एसोसिएटिव अरे को ही रिटर्न करे। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ATTR डिफ़ॉल्ट फेच मोड इज इक्वल टू पीडीओ के दूसरे कांस्टेंट के जो कि है फेच एसोसिएट। ठीक है, अगर इसको हम सेव करते हैं और यहाँ से अब इस चीज़ को निकाल देते हैं और दोबारा से लोकल होस्ट को ओपन करते हैं, अपने लोकल होस्ट 8888, तो यहाँ पे हमें दोबारा से अरे जो हमारी रिटर्न हो रही है ये एक एसोसिएटिव अरे के फॉर्मेट में रिटर्न हो रही है। सो दोबारा से आते हैं VS कोड के अंदर, हम सारा कुछ फेच करते हैं तो एक एसोसिएटिव अरे रिटर्न हो रही है। एक अरे है, उसके अंदर एक दूसरी अरे है जिसके अंदर कुछ एसोसिएटिव कीज़ है, राइट। हमें यही चीज़ चाहिए थी। एपिसोड 22 के अंदर हमने डिस्कस करना है कि सेपरेशन ऑफ कंसर्न्स का आपने क्यों ध्यान रखना है। देखें, एट द एंड ऑफ द डे इस डेटाबेस क्लास ने ऑब्जेक्ट्स ही क्रिएट करने हैं, इसने इंस्टेंसेस ही क्रिएट करनी है, और वो इंस्टेंसेस इसी डेटा के साथ इन्हीं फंक्शंस के साथ वर्क करेंगी, ऐसे ही। सो क्यों ना, क्योंकि हर इंस्टेंस एक दूसरे इंस्टेंस से इंडिपेंडेंट है, तो क्यों ना हम इसकी डेटाबेस क्लास की एक अलग एक फ़ाइल बना लें, जैसे हमने हेल्पर फंक्शंस की फ़ाइल्स बनाई थी, और इन फंक्शंस को हम फिर कहीं पे भी रिक्वायर करके यूज़ कर सकते हैं। ये इंडिपेंडेंट फंक्शंस हैं, राइट। तो हम इस क्लास की भी एक अलग से फाइल बना देंगे। हमने इसको कट किया, जस्ट अ सेकेंड, इसको कट किया, यहाँ पे आए, हमने एक फाइल बनाई database.php और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया। डिफरेंस नॉर्मल फाइल के अंदर और एक क्लास बेस्ड फाइल के अंदर सिर्फ ये है, कोई भी ऐसी फाइल जहाँ पे आप सिर्फ और सिर्फ क्लास को रिप्रेजेंट कर रहे हो, आपने उस फाइल का नेम फर्स्ट लेटर कैपिटल रखना है। जिस तरह यहाँ पे हम लिख रहे हैं डेटाबेस का जो D है वो कैपिटल है, database.php। वापस आए, हमने डेटाबेस को रिक्वायर किया, database.php, और न्यू डेटाबेस यहाँ पे लिखी। ठीक है, क्यूरी किया। अगर हम इस चीज़ को अब दोबारा से चेक करते हैं तो हमारे चीज़ें सारी वर्क कर रही हैं। सो आई होप कि अभी तक जितना हमने पढ़ा है आपको इस चीज़ की समझ आई होगी। ओके, सो एपिसोड 23 के अंदर हम डिस्कस करते हैं कि हम अपने डेटा को जो हम डेटाबेस से ले रहे हैं
लेट्स से जो ये पोस्ट हमें रिटर्न हो रहे हैं, ये वाली, यानी कि ये डेटा हम अपने HTML के अंदर कैसे एम्बेड करेंगे, हम कैसे HTML के अंदर वो डेटा क्लाइंट के अंदर कैसे जाएगा, ठीक है। अब अगर दोबारा से इसको हम थ्योरेटिकली समझें, xcalidraw.com, xcalidraw.com, ओके। अभी तक हमने क्या किया है, देखें, हमारा PHP का जो सर्वर है उसने डेटाबेस से डेटा निकाल लिया, ठीक है। सो उसने कहा डेटा दो, डेटाबेस ने उसको डेटा दे दिया। अब जो डेटा इसके पास है, डेटा किसके अंदर है, एक वेरिएबल है पोस्ट नाम का, ठीक है, इसके अंदर डेटा है। हमने ये फिगर आउट करना है कि ये अर्रे से डेटा निकल के हमारी HTML के अंदर कैसे रेंडर होगा क्लाइंट साइड की ऊपर, ठीक है। तो हमारा एक फुल स्टैक का जो सिस्टम है वो कंप्लीट हो सके ताकि आपने एक चीज़, एक फ्लो याद रखना है। आपकी लॉजिकल फाइल के अंदर आपका सारा डेटा होगा, वो डेटा फिर पास होगा आपके व्यू के अंदर। ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है। डेटा कहाँ पे होगा आपका, लॉजिकल फाइल्स के अंदर। वो डेटा फिर पास किया जाएगा आपके व्यू की फाइल्स पे, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर मुझे अपने होम पेज पे कोई डेटा शो करना है तो मुझे index.php के कंट्रोलर के अंदर डेटा वो चाहिए, ठीक है। क्योंकि हमारा डेटाबेस, अब आपको जो हमने लास्ट एपिसोड में इंडिपेंडेंट किया था ना डेटाबेस की फाइल को, आपको उसका यूजेज समझ आएगा। क्योंकि हमारी डेटाबेस अब इंडिपेंडेंट है तो हम क्या करेंगे, हम ये सारी चीज़ को कॉपी करेंगे, या कट कर लो आप इसको सिंपली। हम आएंगे यहाँ पे इंडेक्स के अंदर, इसके अंदर इस चीज़ को पेस्ट करेंगे। डेटाबेस के अंदर हमने कन्फिगरेशन भी दे दी। अब कन्फिगरेशन कहाँ से दी है, इसके अंदर तो कन्फिगरेशन है ही नहीं है। अगेन रिक्वायर इसमें करेंगे हम रिक्वायर config.php और इसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देते हैं। और कॉन्स्ट लिख रहा हूँ मैं, config इज इक्वल टू रिक्वायर config/php। अब ये config.php क्या रिटर्न करेगी, ये करे अरे उसके अंदर config के अंदर चलेगी, config यहाँ पे पास हो गया। अगर यहाँ पे हम dd फंक्शन को कॉल करते हैं पोस्ट के ऊपर तो यही वाली चीज़ अगेन प्रिंट होनी चाहिए। यहाँ पे एरर आ गया कि क्लास डेटाबेस वाज नॉट फाउंड। ओके, क्यों नहीं फाउंड हुई क्लास डेटाबेस, क्योंकि यहाँ पे डेटाबेस है ही नहीं है। रिक्वायर database.php रीलोड किया, अब हमें दोबारा से वही वाला सेम डेटा मिल रहा है। अब ये वाला ये जो पोस्ट है ये कौन सी फाइल में, मेरी कंट्रोलर फाइल में है। कौन से कंट्रोलर में, index.php कंट्रोलर के अंदर। अब नेक्स्ट चीज़ क्या रिक्वायर हो रही है इससे, व्यू वाली फाइल। इसका मतलब ये है कि ये पोस्ट वाला जो वेरिएबल है व्यू के अंदर मैं एक्सेस कर सकता हूँ। फिर मैं जाऊँगा index.view.file के अंदर, यहाँ पे आके सिंपली, अब जो पोस्ट है ये क्या है, ये एक अरे है। तो अरे को मैं एज आ पहली चीज़ तो हम इस पूरे डिव को कॉपी करते हैं, एक नया डिव बनाते हैं। इस डिव के अंदर एक यूएल अनऑर्डर्ड लिस्ट जो है उसको करते हैं रेंडर। और अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर मैं फॉर लूप करूँगा, यानी कि फॉर लूप कह रहा हूँ मतलब फॉर ईच एक अप्लाई करूँगा इस अरे के ऊपर। उसके लिए हम क्या करना होता है, PHP फॉर ईच पोस्ट क्यों हमने कहा है, क्योंकि हमारी अरे का नाम पोस्ट है। एज पोस्ट, इसका मतलब क्या है कि मैं अपनी हर एक इंडिविजुअल जो अंदर अरे पड़ी है इसको पोस्ट कह रहा हूँ। यानी कि 0 एक पोस्ट है, ये 1 एक पोस्ट है और एक 2 एक पोस्ट है, ठीक है। फिर उसके बाद इसको हम क्लोज कर देते हैं, PHP एंड फॉर ईच। अब इसके दरमियान में जो चीज़ें मैं लिखूंगा ना वो मेरा रेंडर होंगी।
तो दरमियान में मुझे सिंपल एक लिस्ट चाहिए जिसके अंदर जो मेरा पोस्ट का डेटा है कुछ ना कुछ वो आ जाए। तो हमें पोस्ट के डेटे में क्या क्या चाहिए, मेरे पोस्ट के अंदर एक टाइटल है, तो इससे पहले इस LI से पहले मैं एक H4 लिखता हूँ जिसके अंदर मुझे टाइटल मिलेगा मेरा। H3 लिख लिया चले। इसके अंदर मैं लिखता हूँ मेरी PHP, सिंपली मैंने एको करना है तो मैं इसका यूज़ कर सकता हूँ। और यहाँ पे हम एको कर देते हैं पोस्ट। अगेन पोस्ट एक अरे है, ये टोटल एक अरे है। पोस्ट टाइटल टाइटल, ठीक है। और LI के अंदर भी सिमिलरली हम ये चीज़ लिख देते हैं, लेकिन बॉडी। अब अगर मैं इसको रीलोड करूँ ना यहाँ से dd फंक्शन को रिमूव करके, तो हमारी कुछ इस तरह चीज़ें आ गई हैं, यानी कि डेटा जो हमें रिटर्न हो रहा था अब मुझे वो लिस्ट के फॉर्मेट के अंदर नज़र आ गया। अब यहाँ पे थोड़ी स्टाइलिंग कर लेते हैं। इसकी जो क्लास है इसका टेक्स्ट जो है वो 2 एक्सल होना चाहिए और बोल्ड होना चाहिए, यानी कि फॉन्ट बोल्ड होना चाहिए। अब हमारी जो हेडिंग्स हैं वो बोल्ड हो गई हैं और जो नीचे हमारी बॉडी है वो एक टोटल तरीके से आ गया। बॉडी को ये स्टाइल नहीं कर रहा बुलेट तरीके से, तो हम यहाँ पे सिंपली ChatGPT पे जाते हैं और वाई ये पहले ऑथ मांगता है। अब तो जहाँ पे लॉगिन है वहीं पे खोल लेते हैं। यहाँ पे हम सिंपली लिखते हैं टेलविंड CSS लिस्ट एलिमेंट बुलेट स्टाइल क्लास। और इसके अंदर हमें वो कुछ थोड़ी सी क्लासेस दे रहा है, वो कह रहा है लिस्ट डिस्ट लिस्ट डेसिमल जो भी दे रहा है। हम सिंपली इसको पकड़ते हैं और इसको यहाँ पे अप्लाई करने की ट्राई करते हैं। अगर कोई चेंज आता है तो वापस गए और यहाँ पे हमारे पास अब एक बुलेटेड लिस्ट आ गई है, ठीक है। सिंपल, हमें स्टाइल से कोई मकसद नहीं है। सिंपल जो काम हमने करना था वो क्या हुआ है, हमने सर्वर से पहले डेटाबेस से कुछ डेटा लिया, डेटा जैसे ही आ गया उसको पोस्ट के अंदर स्टोर किया और उस पोस्ट एरे का यूज़ करके लॉजिकल फाइल में वो पोस्ट एरे रखी, व्यू के अंदर वो डेटा सेंड किया और क्लाइंट के अंदर वो डेटा शो कर दिया। हमारा अब जो एक फुल स्टैक का आर्किटेक्चर है वो रेडी हो गया है, ठीक। एपिसोड 24 के अंदर हमने डिस्कस करना है कि सीक्वल इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी क्या होती है। ये बेसिकली एक फ्लो है जो हैकर्स यूज़ करते हैं आपके डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए, अगर आपने कोड अच्छे तरीके से नहीं लिखा हुआ। अब फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने यहाँ पे एक नए सुपर ग्लोबल के बारे में पढ़ना है, इसको हम गेट कहते हैं। जैसे हमारा सर्वर सुपर ग्लोबल था वैसे ही हमारा एक गेट सुपर ग्लोबल है। ये क्या करता है, जो भी ब्राउज़र आपकी रिक्वेस्ट करता है उसका ये ट्रैक रखता है। जो भी क्यूरीज आपके ब्राउज़र से नेटवर्क रिक्वेस्ट में जाती हैं उन क्यूरीज के वेरिएबल्स को ये एज अ की एक्सेप्ट करके एक अरे में स्टोर कर लेता। फॉर एग्जांपल अगर हम वापस आते हैं अपने लोकल होस्ट के ऊपर, इसको रीलोड करते हैं, राइट नाउ ये कह रहा है कि गेट वेरिएबल एक अरे है, उसके अंदर 0 है, कुछ भी नहीं है। अगर यहाँ पे मैं एक क्यूरी पास करता हूँ, मैं कहता हूँ ID = 1, तो उस अरे के अंदर ID एक वेरिएबल आ जाता है, एक की बन के आ जाता है और वो कहता है उसकी वैल्यू जो है वो 1 के इक्वल है। अगर मैं 1 2 3 लिखूंगा तो वैल्यू चेंज हो जाएगी, राइट। सेकंड चीज़, इस चीज़ की श्योरिटी करना कि ये रिक्वेस्ट ही जा रही है और ये रिक्वेस्ट को ही ट्रैक कर रहा है। अगर आप अपना इंस्पेक्टर ओपन करो, एंटर को दबाओ, तो यहाँ से आपको पता लग जाएगा कि एक नेटवर्क रिक्वेस्ट गई है, गेट रिक्वेस्ट गई है, ठीक है। तो ये गेट वाला जो वेरिएबल है ये उस रिक्वेस्ट का ट्रैक रखता है, उसके वेरिएबल्स को अपनी अरे के अंदर स्टोर कर लेता है। अब हमने जो काम करना है वो ये है, मान के चले मैं कह देता हूँ यहाँ पे कि
जो गेट रिक्वेस्ट के अंदर अरे है वो एक, इसके अंदर आईडी की का अगर कोई चीज़ आई है उसको स्टोर कर लो आप एक आईडी वेरिएबल के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसको मैं प्रिंट करके आपको दिखा दूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। जब मैं 1123 कह रहा हूँ ना, तो मेरी आईडी के अंदर, आईडी वेरिएबल के अंदर 1123 स्ट्रिंग स्टोर हो रहा है, ठीक है। राइट नाउ मेरी डेटाबेस से हम ट्राई करेंगे कि हम इस आईडी के ज़रिए कुछ ना कुछ निकालें। हम कहते हैं सेलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम पोस्ट वेयर आईडी इज इक्वल टू आईडी। ओके, सो हम बेसिकली कह रहे हैं जो भी आईडी मैं यहाँ पर डालूँगा वो वैल्यू यहाँ पे आएगी और उसके हिसाब से हमारा डेटा एक्सट्रैक्ट होगा। मैं कहता हूँ कि मेरी आईडी 1 है, जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ तो यहाँ पे आ जाती है पहली चीज़। अगर मैं कहता हूँ कि मेरी आईडी 2 है तो दूसरे वाली आ जाती है। अगर मैं कहता हूँ कि मेरी आईडी 3 है तो तीसरे वाली आ जाती है। अगर मैं कहता हूँ मेरी आईडी 4 है तो एरर आ जाता है, ठीक है। एरर तो खैर नहीं आया लेकिन हमारा डेटा भी नहीं आया और एरर भी आ गया, ठीक है। कुछ ना कुछ एरर आ गया कि वो चीज़ नहीं हो सकती। तो वापस 3 पे आते हैं या 2 पे आते हैं। अच्छा, यहाँ पे एरर जो आ रहा है ये क्या है, कैन नॉट डिक्लेयर क्लास डेटाबेस बिकॉज नेम इज ऑलरेडी इन यूज़। ये कहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं? क्लास डेटाबेस को हम यूज़ कर रहे हैं डेटाबेस डॉट पीएचपी के अंदर। ओके, तो कहीं और पे कहाँ पे यूज़ हो रहा है डेटाबेस? अगर मैं सर्च करूँ डेटाबेस को, तो डेटाबेस को हम रिक्वायर कर रहे हैं, कहीं भी यूज़ तो नहीं कर रहे। खैर, इस वजह से क्योंकि एट लास्ट असल में हुआ ये है, ये जो हम यहाँ पे रिक्वायर कर रहे हैं ना, ये हमें करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने इंडेक्स के अंदर रिक्वायर कर लिया हुआ है। लेकिन प्रॉब्लम ये है, ये डेटाबेस डॉट पीएचपी हमारे राउटर के नीचे है तो वो उस चीज़ को एक्सेस नहीं कर पा रहा। राउटर जो है उसके ज़रिए मैं जा रहा हूँ अपने होम पेज पे, लेकिन राउटर पे चला गया वो, डेटाबेस उसके पास है नहीं है, तो वो उसको कैसे एक्सेस करे? तो हमें सिंपली इसको इसके ऊपर करना है और ये एरर चला जाएगा। हाँ जी, वो एरर चला गया अब, ठीक है। अब वापस आते हैं कि आईडी 3 जब थी तो हमारा 3rd रिकॉर्ड आ रहा था, आईडी 2 जब होगी तो 2 रिकॉर्ड आएगा। अगर आईडी आप चेंज कर दोगे तो आएगा ही नहीं रिकॉर्ड, ठीक है, वो एग्जिस्ट नहीं करता। अब प्रॉब्लम क्या है, आपने एक काम करना है। अगर आप यहाँ तक साथ में हैं, टेबल प्लस ओपन करें अपनी आप, और यहाँ पे आपने एक नया टेबल बनाना है, फॉर एग्जांपल यूजर्स नाम का, राइट। और इसके अंदर हम कह देते हैं कि एक कॉलम है यूज़र का कोई नेम हो सकता है। नेम के अंदर हम कह देते हैं वारकार 255। क्या नेम नल हो सकता है? नो। इसी तरीके से यूज़र का एक ईमेल हो सकता है, ईमेल भी हमारा वारकार 255। क्या ईमेल नल हो सकता है? नो, राइट। इस चीज़ को हम सेव करते हैं और हमारा कनेक्शन डिसकनेक्ट है, रिकनेक्ट करते हैं इसको। अब इसको सेव करते हैं, यूज़र्स का टेबल मेरा बन गया, ठीक है। अब इसके अंदर हम कोई यूज़र ऐड तो नहीं करेंगे, लेकिन जो चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ वो ये है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस चीज़ को कॉपी कर रहा हूँ। मैं अगर सीक्वल पे आता हूँ और यहाँ पे आके लिखता हूँ ना ड्रॉप टेबल, और फिर मैं यूज़र्स लिखता हूँ, जैसे ही मैं इसको रन करूँगा तो मेरा जो यूज़र्स का टेबल है ना वो अब डिलीट हो चुका है, ठीक है। ये चीज़ आपने याद रखनी है कि ये क्यूरी क्या करती है, ठीक है। अब दोबारा से न्यू पे आते हैं। ओह, न्यू पे आने की ज़रूरत नहीं है, सीक्वल क्यूरी पे ही जाते हैं। बेसिकली इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। जो चीज़ मैंने कॉपी की थी उसको यहाँ पे पेस्ट करते हैं, रन करते हैं, और हमारा रेसी रीलोड करेंगे, यूज़र टेबल आ जाएगा वापस उसी सारे फॉर्मेट के अंदर, ठीक है। अब क्योंकि
मैं इंडेक्स डॉट पी के अंदर अपने आईडी वेरिएबल को डायरेक्टली इनपुट कर रहा हूँ अपनी क्यूरी के अंदर। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आएगी, अगर मैं इसके आगे सेमी कॉलन लगा के लिख देता हूँ ड्रॉप टेबल यूज़र्स, तो इसका मतलब सिंपल ये है कि मैं यहाँ पे यही लिख रहा हूँ आईडी मेरी 1 है और उसके आगे मैं लिख रहा हूँ ड्रॉप टेबल यूज़र्स। अब इसमें मसला क्या आएगा, अब आपने ध्यान से अपनी डेटाबेस देखनी है कि क्या होगा। जैसे ही मैं इस पर एंटर पे क्लिक करता हूँ ना, कोई मसला नहीं है, मेरा डेटा आ गया है, क्यूरी रन हो गई है। अगर मैं डेटाबेस पे जाके रीलोड करता हूँ, मेरा यूज़र्स का टेबल ही उड़ गया है। ठीक है, कहने का मतलब ये है, आप ये समझ के चलो आपने फेसबुक बनाई है और आपने ये गलती कर दी है। 1000 आपके यूज़र्स हैं, कोई बंदा बाहर से आता है मलिशियस, कोई हैकर आता है, वो आके आपका टेबल उड़ा देता है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो कैसे हुआ। ठीक है, अब आपको प्रॉब्लम तो पता चल गई है कि क्या प्रॉब्लम है। आप अगर बिल्कुल अनसेफ कोड लिखोगे तो आपका डेटाबेस को पूरा एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। अब इसका सल्यूशन देखते हैं। आप सिंपली अपने डेटाबेस क्लास के अंदर आए, इसके अंदर हमने थोड़ा सा बस एक चेंज करना है। एग्जीक्यूट जो एक फंक्शन है, इसकी अगर हम सिंपली जाके पढ़े ना डॉक्यूमेंटेशन वीडियो एग्जीक्यूट, देखते हैं कि इसका कंस्ट्रक्टर क्या क्या एक्सेप्ट करता है। वो कह रहा है कि ये एक अरे एक्सेप्ट करता है पैरामीटर्स की। अब ये अरे क्या है, ये सिंपली वो अरे है जो आप यूज़ कर सकते हो अपने वैल्यूज़ को ऐड करने के लिए। ठीक है, तो होगा क्या कि इसके अंदर हम एक अरे ऐड करेंगे जिसके अंदर हम सर्टेन कीज़ पहले से लिखेंगे और उन कीज़ की वैल्यूज़ को हमने जब इनपुट करना होगा तो हम तब गेट वेरिएबल का यूज़ करेंगे। सो सिंपली हम कह देते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे एग्जीक्यूट के अंदर एक अरे पास होगी बाद में, और उस अरे को हम यहाँ पे पास करवाएंगे क्यूरी फंक्शंस के ज़रिए। ठीक है, और अगर इसमें हम पास कुछ नहीं करेंगे तो ये एम्प्टी अरे होगी। अब हम वापस आते हैं अपने इंडेक्स डॉट पी कंट्रोलर के ऊपर, और यहाँ पे क्यूरी के बाद मैं एक अरे पास कर सकता हूँ और इसके अंदर सिंपली मुझे अपना आईडी वेरिएबल लिखना है। और दूसरा काम क्या करना है, ये जो क्यूरी थी जिसके अंदर मैंने वेरिएबल लिखा था, गोल्डन रूल क्या है, आपने कभी ज़िंदगी में ये क्यूरी के अंदर अपना वेरिएबल का डेटा नहीं अटैच करना। ठीक है, ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है। आपने यहाँ पे सिंपली क्वेश्चन मार्क लिख देना या फिर आपने कॉलन आईडी या जो भी आपका डेटा है उसके हिसाब से चीज़ लिख देनी है। ठीक है, मैं क्वेश्चन मार्क का यूज़ कर रहा हूँ और बाद में आपने अर्रे के अंदर इस तरह उस वैल्यू को ऐड कर देना। अब अगर हम वापस आते हैं, इसको रीलोड करते हैं, आपका वेबसाइट वैसे ही काम करेगी। लेकिन अब अगर मैं इसके अंदर दोबारा से उस चीज़ को ऐड करने की कोशिश करता हूँ, टेबल प्लस पे देखते हैं क्या हमारे टेबल दोनों अवेलेबल हैं। जैसे ही मैं एंटर पे क्लिक करूँगा, जैसे ही मैं रीलोड करूँगा, तो अब हमारे टेबल वहाँ पे सेफ है। ये गोल्ड स्टैंडर्ड है, आप इस चीज़ से लड़ नहीं सकते। लेकिन मेक श्योर कि जब भी आप क्यूरीज लिख रहे हो, आपने अपनी क्यूरी के अंदर अपने आईडी वेरिएबल को या जो भी चीज़ आप पास करना चाह रहे हो एज अ डेटा, आपने वेरिएबल को उसको डायरेक्टली पास नहीं करना, आपने उसको अलग रखना है। होता क्या है, आप इस तरह अपने वेस को पार्ट कर देते हो। डेटा तो आप वहीं से ले रहे हो, लेकिन डेटा आप पास जो कर रहे हो वो अपनी मर्जी से कर रहे हो। ठीक है, सो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। अब कल हम डिस्कस करेंगे जो भी कुछ हमने पढ़ा है, इसको अप्लाई करेंगे हम एक एप्लीकेशन के अंदर। ठीक है, हम एक नोट्स की एप्लीकेशन बिल्ड करेंगे और उसके अंदर ये सब कुछ हमने सारा कुछ रिवाइज करना है अभी तक जो हमने पढ़ लिया। सो आई होप आपको आज के एपिसोड्स की अच्छे से समझ आई होगी। विद दैट सेड, अल्लाह हाफिज़।